जय हिंद दोस्तों। प्रैक्टिस सेट आज फिर एक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीएस का। उत्तर प्रदेश पुलिस की अच्छी तैयारी करते रहिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी जीएस में आएगा, वो सब पढ़ते रहिए। मैथ अच्छी पढ़िए, रीजनिंग भी करिए और हिंदी भी पढ़ते रहिए। और जीएस पढ़ करके ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज, विंध्याचल रेंज। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कौन कौन कहाँ पर है। सबसे पहले पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट यहाँ पर है। सतपुड़ा रेंज ये है और अरावली इस तरीके से यहाँ पर है और विंध्याचल रेंज ये है। ठीक है, तो ये हो गई 1, 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, ये इनकी लोकेशन है। तो सबसे पुरानी कौन सी प्राचीनतम? अरावली रेंज। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, जो ये है। गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए ये दिल्ली तक गई है। ओके, अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है भारत की। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, ठीक है, तो देखते हैं। तमिलनाडु, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो आंसर है गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। नंबर 3, तीसरा प्रश्न। खट्टे रसदार फलों की खेती विश्व में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है? तो खट्टे रसदार फलों की खेती कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, पश्चिमी यूरोपीय तटीय क्षेत्र में या पूर्वी चीन में क्षेत्र में। तो इसका आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आपको दिखाते हैं भूमध्य सागरीय। ये जो हमारा अफ्रीका है, इसके ऊपर ये यूरोप वाले क्षेत्र है, इसके बीच में जो ये एरिया है ये भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है। तो इसी किनारे वाले जो देशों हैं, फ्रांस है, इटली है, अफ्रीका का मोरक्को है वगैरह, स्पेन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे मार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। लगभग 9000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये रूस में है। कहाँ पर है? रूस में। और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर के और व्लादिवोस्टक तक गया है। ठीक है, व्लादिवोस्टक तक गया है। तो विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, पांचवा। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी चीन में जो तिब्बत इलाका है, तिब्बत का क्षेत्र, वहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से। और इसको चीन में क्या कहा जाता है? जमुना बिल्कुल नहीं, दिहांग बिल्कुल नहीं, सांगपो बिल्कुल सही, लोहित भी नहीं कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहा जाता है। जमुना कहा जाता है इसको बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। दिहांग कहा जाता है इसको अरुणाचल प्रदेश में। लोहित इसकी सहायक नदी है। ठीक है, लोहित इसकी सहायक नदी है। तो आंसर हुआ हमारा सांगपो। ओके, छठा प्रश्न है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका आंसर है मणिपुर। ठीक है, लोकटक झील बहुत फेमस झील है जो मणिपुर में है। लोकटक झील में ही एक नेशनल पार्क है, उसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील में, मणिपुर में। सातवां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ऑप्शन देखते हैं। सीतापुर जनपद, लखीमपुर जनपद, बहराइच जनपद, बलरामपुर जनपद। तो इसका आंसर है लखीमपुर जनपद में। लखीमपुर खीरी जनपद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, आठवां प्रश्न। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? कानून मंत्री, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर है महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ये भारत सरकार के सरकारी वकील होते हैं। ठीक है, नवा प्रश्न है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? यानी लोकसभा में वर्तमान में सीटें कितनी हैं? ऑप्शन देखते हैं। 541, 547, 540, 545। तो इसका आंसर क्या हुआ? 545। वर्तमान में लोकसभा की सीटें 545 हैं। सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है 80। ओके,
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? यहाँ भी पूछा गया है कब लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से सुरक्षा महिलाओं की अधिनियम जो था वो 2005 में आया था, ठीक है, 5 में, और जबकि लागू हुआ 2006 में। ठीक है, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 2006 में, आया था ये 5 में। ठीक है, ये आया था 5 में, आप इसको स्टार बना सकते हैं। 5 में आया, 6 में लागू हुआ। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखते हैं हम लोग, जीएसटी से, ईडब्ल्यूएस से, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की जो बात की गई है, ठीक है, वो 103वें संविधान संशोधन द्वारा ये 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। ओके, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन देखते हैं, बलिया, बिजनौर, मेरठ, बागपत। आंसर है बिजनौर। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में आती है, जबकि बलिया से इसका निकास है, बलिया से निकलती है। भी प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश के बलिया से गंगा नदी बिहार में चली जाती है, उत्तर प्रदेश से निकल जाती है, और उत्तर प्रदेश में आती है बिजनौर से। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यूनेस्को एक संस्था है जो विश्व के बहुत फेमस जगहों को, जो मस्जिद हैं, मंदिर हैं, किले हैं, ठीक, उनको विश्व धरोहर घोषित करती है संस्था। तो निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर नहीं है? तो आगरा का किला बिल्कुल है, ताजमहल बिल्कुल है, फतेहपुर सीकरी बिल्कुल है, अकबर का मकबरा विश्व धरोहर अभी घोषित नहीं हुआ है। हालांकि इंपॉर्टेंट जगह है, अच्छा दर्शनीय लोग बहुत जाते हैं, ठीक है, और लेकिन ये अभी विश्व धरोहर नहीं है। लोग टहलने जाते हैं वहाँ पे चारों जगहों पे, लेकिन अकबर का मकबरा अभी विश्व धरोहर स्थल नहीं है। विख्यात भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? विख्यात भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ। तो आंसर है वाराणसी। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले विख्यात लेखक कवि का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के जो काल में रह रहे थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था बाण भट्ट। ठीक है, यहाँ पे बाल भट्ट लिखा है, एग्जैक्ट नाम था बाण भट्ट। ठीक, बाण भट्ट थे। ठीक है, तो ये आप याद कर लें, हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट थे। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का शासन था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्मपाल, महिपाल उनके शासक थे पाल वंश के। धर्मपाल ने एक महाविहार की स्थापना की थी। ठीक है, महाविद्यालय की, महाविहार की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं था? आपने 16 महाजनपद पढ़े हैं, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं था? सूरसेन था, बिल्कुल था। काशी बिल्कुल था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, काशी की राजधानी आपके ये बनारस, काशी थी, वाराणसी। कौशल की राजधानी अयोध्या। और मगध उत्तर प्रदेश में नहीं था। मगध की राजधानी पहले राजगीर रही, फिर पाटलिपुत्र रही। ठीक है, तो मगध ये बिहार का महाजनपद था। ओके, बिहार का महाजनपद। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान एक संगठन है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक, 1967 में ये बना था। इसका मुख्यालय थाईलैंड में है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। इसका कौन सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक, भारत इसका सदस्य नहीं, 1967 में बना था, बैंकॉक में इसकी मुख्यालय है, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट नहीं है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी के महानतम एक खिलाड़ी थे भारत के, उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यान को दद्दा के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को दद्दा के नाम से जाना जाता है। हॉकी के महानतम प्लेयर थे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बहुत सारे भारत में तीर्थयात्री विदेशी आए टहलने, रिसर्च करने, सब देखने। तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्न बतूता, निकोलो कोंटी, हेनसोंग, टॉमस रो,
तो इसका आंसर है हेनसोंग। हेनसोंग चीन का यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसको सीयूकी कहा जाता था, ठीक है। और वो बहुत उसने चीज़ें देखी थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। इलाहाबाद में उसने संगम मंगम पे बहुत सारी चीज़ें देखी। इब्न बतूता जो था 1333 में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को से। इसने एक किताब लिखी, किताबुल रेहला, ठीक है। निकोलो कोंटी था फारस का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में चूड़ियों का उद्योग बहुत पुराना है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में चूड़ियों का उद्योग बहुत पुराना है? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा। तो आंसर है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में चूड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत उद्योग पुराना है फिरोजाबाद में चूड़ियों का, ठीक है। स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो भी स्तनधारी जीव हैं, ठीक है, जो बच्चों को स्तनपान करवाते हैं, और उनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो उनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव भी एक स्तनधारी है, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक हैं। 13 कोष्ठक काकरोच के होते हैं। काकरोच जो कीड़ा होता है उसके हृदय में 13 खाने होते हैं, और मछलियों के 3 होते हैं, उभयचरों के 3 होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनधारी होते हुए भी अंडे देता है? स्तनधारी जो जीव होते हैं वो सीधे बच्चे देते हैं। जैसे आप मानव को देख लीजिए, आप हाथी, बिल्ली, कुत्ते, घोड़े, ऊंट, शेर, ये सब क्या हैं? शेरनी जो भी हैं। तो ये जो स्तनधारी हैं सीधे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। लेकिन एक दो स्तनधारी हैं जो अंडे ही देते हैं, लेकिन है स्तनधारी। कौन है? ऑप्शन में देखिए, चमगादड़ नहीं, चमगादड़ स्तनधारी है। उड़ने वाला स्तनधारी है चमगादड़, उड़ता है लेकिन बच्चे को जन्म देता है। चमगादड़ अंडे नहीं देता है। सांप अंडे देता है लेकिन सांप स्तनधारी नहीं है, सांप आता है सरीसृप में। शुतुरमुर्ग अंडे देता है लेकिन वो पक्षी में आता है। एकिडना इसका आंसर है। क्या आंसर है? एकिडना। एकिडना एक स्तनधारी जीव है जो अंडे देता है, बाद में अंडों से निकल के बच्चे निकलते हैं, उन्हें दूध पिलाता है एकिडना। ओके, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होगी? इसमें से क्षोभमंडल। तो वायुमंडल की परतें देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। क्षोभमंडल में जितनी मौसमी घटनाएं आप देखते हैं, उड़ता हुआ बादल, कोहरा, पाला, ओस, सब ये क्षोभमंडल का काम है, ठीक है। क्षोभमंडल में रहता है। आयनमंडल, समताप मंडल इसके ऊपर, समताप मंडल में स्वच्छ मौसम रहता है, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। आयन मंडल में आयंस दौड़ते रहते हैं। आयन छोटे छोटे होते हैं, कण 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 टाइप के होते हैं, उनसे टकरा करके रेडियो तरंगें वापस आती हैं, जिससे ही रेडियो संचार हमारा हो रहा है, ठीक है। भूटान की राजधानी क्या है? बहुत अच्छा देश है, पड़ोसी हमारा है। भूटान की राजधानी क्या है? काठमांडू नहीं, काठमांडू तो नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ढाका, ये भी नहीं, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और बीजिंग चीन की राजधानी है। तो बची क्या? थिम्पू भूटान की राजधानी है, ठीक है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था? तो भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। उसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश को काट करके इससे तेलंगाना बनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश को काटकर, और आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य था। किस सल्तनत कालीन शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। इक्ता का मतलब होता है एक एरिया, एक क्षेत्र दे दिया जाता था और उसका एक प्रमुख होता था, उसको इक्तेदार कहते थे, ठीक है। तो इक्तादारी प्रथा थी ये। 28। 29, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो हमारी आरबीआई है, भारत की सरकार की बैंक है जो, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में, ठीक। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। मानव विकास सूचकांक बनाने में निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का योगदान है? आप समझते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया गया है, उसमें किस अर्थशास्त्री का योगदान है? तो इसको बनाया है पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री महबूब उल हक, और हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन ने। तो अमर्त्य सेन में का इसमें योगदान है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के फादर हैं, और अमर्त्य सेन ने HDI में योगदान है अमर्त्य सेन का। और उसके बाद पाकिस्तान के जो हैं महबूब उल हक, उनका और अमर्त्य सेन का दोनों का सहयोग है, मिलकर के HDI बना था।
सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें वर्ष 2015 में अपनाया गया था। ठीक, सतत विकास लक्ष्य 17 हैं जिन्हें 2015 में अपनाया गया था। इन्हें 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से 2030 तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं। कील नहर, बिल्कुल नहीं। कील नहर ये जर्मनी में है, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। पनामा नहर पनामा देश में है, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सुएज नहर इसका आंसर है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। विक्टोरिया नहर कोई नहीं है, मैंने अपने आप ऐसे ही ऑप्शन बना दिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं। सरोजिनी नायडू बिल्कुल थी, लेकिन ये पहली महिला नहीं थी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कानपुर अधिवेशन 1925 इसका आंसर है। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 कोलकाता अधिवेशन में। ठीक, कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। नलिनी सेन गुप्ता भी अध्यक्ष रही हैं और सोनिया गांधी जी भी अध्यक्ष रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी जो है मुरादाबाद में है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, फिर आपकी वहाँ भी ट्रेनिंग होती है। जो लोग उस ट्रेनिंग सेंटर पे भेजे जाएंगे तो वहाँ भी ट्रेनिंग होगी मुरादाबाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी। वहाँ पर वैसे जो यूपीएसआई के लोग हैं और डीएसपी हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग होती है मुख्य तौर पर। और उसमें उसके पड़ोस में उसी के भाग में आपके कांस्टेबल का भी ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी भेजे जाते हैं। ठीक है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ जनपद है, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना है, जिसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रमुख प्रोडक्ट मतलब लॉन्च किया गया था कि ये प्रमुख उत्पाद है जनपद का। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये कौन सा मिलान गलत है? ढोलक अमरोहा बिल्कुल सही। ढोलक जो है अमरोहा जिले में बनती है, अमरोहा मुरादाबाद के पास में है। बांसुरी बरेली बिल्कुल गलत, बरेली का तो सुरमा है। बरेली का सुरमा आपने सुना होगा ना, तो सुरमा बरेली का था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। लखनऊ में चिकनकारी चिकन के कपड़े होते हैं, बिल्कुल सही। सिद्धार्थनगर में काला नमक, बिल्कुल सही। तो कौन सा गलत है? बी, बांसुरी बरेली का नहीं है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बांसुरी पीलीभीत जनपद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ठीक है, पीलीभीत जनपद का बरेली का सुरमा है। ओके, अगला प्रश्न। 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, यहाँ पे रघुनाथ टैगोर हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया है उनकी रचना गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए उन्होंने भारत का जनगण मनगण दिया है, राष्ट्रगान, और बांग्लादेश का भी वो राष्ट्रगान दिया है, अमार सोनार बंगला करके, वो भी उन्होंने दिया था। रघुवंशम कुमार संभव, ये जो रचनाएं हैं वो कालिदास जी की हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसको एकदम याद कर लीजिए, 132। ठीक, 191 देशों की जो थी रैंकिंग थी, उसमें 132वां स्थान भारत का है, 132वां। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया है अल्लू अर्जुन को। आपने पिक्चर देखी ही होगी, झुकेगा नहीं, पुष्पा। ठीक है, तो उस पिक्चर के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2023 का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन के बारे में जान लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है सियाचिन। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, और यहाँ पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं गीतिका कौल। गीतिका कौल, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, गीतिका कौल। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है प्रदान पुष्पा भारती जी को, कवयित्री हैं पुष्पा भारती जी को। किसके लिए दिया गया? उनकी रचना याद याद यादें, ठीक है, इसके लिए प्रदान किया गया। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।